हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में बायोलॉजी सीरीज की सेकंड वीडियो कोशिका यानी सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम में कोशिका वाले चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो एंड तक ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर कोशिका से नहीं जाएगा। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका क्या है, सेल क्या है। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहली वीडियो में हमने जीवधारी के बारे में डिटेल में बात की थी और वहाँ हमने बेसिक रूप से जाना था कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, अगर हम अपने शरीर को देखें तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है हमारा शरीर, और शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ही कहते हैं कोशिका। तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के जीव बनता है, चाहे वो पौधा हो, मनुष्य हो, कोई जानवर हो, कोई भी लिविंग थिंग है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ही जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ये तो बात हो गई कि कोशिका क्या है। अब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी कोशिका की? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ये चीज़ याद रखें कि जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो याद रखिए रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो माइक्रोग्राफिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित की थी। ठीक है, किस पुस्तक में? माइक्रोग्राफिया में। ये तो हो गई मृत कोशिका की बात। अब बात आती है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो मृत कोशिका थी। तो क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, और जीवाणु की कोशिका से की थी इन्होंने ये खोज। ये भी याद रखें, ठीक है, कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, वहाँ आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये लगा दिया जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, वहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, लीवेनहॉक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। फिर आता है कोशिका सिद्धांत। ये तो बात हो गई कोशिका की कि कोशिका की खोज किसने की, किसने जीवित कोशिका की खोज की, किसने मृत कोशिका की। अब बात आती है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने दिया कोशिका सिद्धांत। जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी थे एमजे स्लाइडन, और जर्मनी के ही थे जंतु विज्ञानी स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, और जो सिद्धांत दिया उसमें प्रमुख बातें क्या थीं उन्हें देखते हैं। इन्होंने कहा प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका के निर्माण में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन आपस में मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका विभाजन से होता है। ये प्रमुख बातें थी किसमें, जो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया उसमें ये प्रमुख बातें शामिल थी। तो इन्हें आप जरूर याद रखें कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका के निर्माण में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन आपस में मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। और नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा, तो पहले से जो मौजूद कोशिका है, कोशिका विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होगा। इन्हें आप याद रखें। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कोशिका किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कोशिका की खोज किसने की,
किसने मृत कोशिका की खोज की और किसने जीवित कोशिका की खोज की। फिर हमने देखा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान ने, और उस सिद्धांत में प्रमुख बातें क्या थी वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कोशिका के आकार में भिन्नता, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ये तो हो गया ओवरऑल सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा। अब अगर बात करें मानव शरीर की, ये तो ओवरऑल बात हो गई। अब मानव शरीर की अगर पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका अंडाणु यानी ओवम। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो शुक्राणु यानी स्पर्म हो जाएगा। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तीनों चीज़ें क्लियर रखें कि अगर आपसे ऐसे ही पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका, तो वहाँ आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन जब क्वेश्चन में ये लगा दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो वहाँ आंसर चेंज हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा आपका आंसर ओवम यानी अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका में शुक्राणु आ जाएगा स्पर्म, और सबसे लंबी कोशिका में आएगी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, ठीक है। अब पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अगर आपसे, ये तो हो गई मानव शरीर की बात। अब अगर पौधों में पूछा जाए कि पौधों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो कपास की तंतु पौधों में सबसे बड़ी कोशिका है, कपास की तंतु। तो इन्हें आप ज़रूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें कि कोशिका के आंतरिक संगठन को एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था। तो कोशिका का जो आंतरिक संगठन है, इसके बारे में जानकारी किसने दी, एहरेनबर्ग नामक के वैज्ञानिक ने दी थी। और इन्होंने कहा था कि कोशिका आंतरिक संगठन के आधार पर दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये चीज़ याद रखें। अब बात करते हैं हम जंतु कोशिका की। तो ये जंतु कोशिका का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसी में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं तो वो पादप कोशिका बन जाती है, ठीक है। इसी में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी तो वो पादप कोशिका बन जाएगी। और ये डायग्राम है जंतु कोशिका का। तो पहले हम जंतु कोशिका को देखते हैं, फिर पादप कोशिका को देखेंगे। मान लीजिए ये सेल है, तो कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो सेल है, इसका जो ये बाहरी आवरण है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हम मार्केट में सामान लेने गए तो एक ही बैग में कई सारी पन्नी लेकर के सामान लेकर डाल लेते हैं, ठीक वैसे ही सेल के अलग अलग अंग होते हैं, और ये अलग अलग अंग एक झिल्ली में पैक होते हैं, एक झिल्ली में होते हैं, और जिस झिल्ली में होते हैं उसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो उम्मीद है आपको कोशिका झिल्ली क्या है समझ आ गया होगा। फिर आगे है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कोशिका में भरा होता है। तो कोशिका में जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं, और यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। फिर आगे है कोशिका में केंद्रक। यहाँ पर कोशिका में केंद्रक होता है जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है और इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो याद रखें, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। और केंद्रक के आसपास ही एक जालीनुमा संरचना मिलेगी, इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक भाग खुरदुरा होता है और एक भाग चिकना होता है, ठीक है। एक भाग इसका क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो जहाँ छोटे छोटे राइबोसोम देखने को मिलते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम के बाद ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की है। ये संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसके बाद कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलती है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। तो ये संरचना किसकी है, लाइसोसोम की है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर है तारक काय। यहाँ नीचे की तरफ आपको गाल्जी काय देखने को मिलेगा, और ये है पूरे सेल की संरचना। अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर। अब आप ये देखिए पादप कोशिका।
ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। तो आप देख सकते हैं जंतु कोशिका का जो आकार है वो गोलाकार होती है और पादप कोशिका का आकार कैसा है, तो चौकोर होता है। तो क्वेश्चन तो पहला यही से बन जाएगा कि पादप कोशिका का आकार कैसा होता है। तो याद रखिए पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है और जंतु कोशिका का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं और पादप कोशिका के भी जो बाहरी आवरण है उसको भी कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका के बाहर इसमें एक और आवरण होता है और जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यह याद रखें। तो हमने क्या देखा कि ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका, दोनों के बाहर एक झिल्ली है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन हमने देखा पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर भी एक आवरण है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करता है। तो वो कौन सा अंग है, वो है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं और इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अभी हमने बात की ना कि कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं, घिरे रहते हैं, इसे ही कहते हैं कोशिका झिल्ली। यह जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी मिलेगी और पादप कोशिका में भी मिलेगी। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है और इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। इसके बाद फिर दूसरा है कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है, अर्थात यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। और यह बनी किसकी होती है, तो यह सेल्यूलोज से बनी होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखें। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है। क्वेश्चन पूछा जाए अगर कोशिका का कौन सा अंग है जो पेड़ों को कठोरता प्रदान करता है, तो याद रखिए वो है कोशिका भित्ति सेल वॉल। सेल वॉल पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है। और आपको क्या याद रखना है सेल वॉल से, कि यह सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है केंद्रक, न्यूक्लियस। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो है पादप कोशिका में भी मिलेगा और जंतु कोशिका में भी मिलेगा। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, अर्थात कोशिका को नियंत्रित करता है, और इसीलिए इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज की बात करें कि किसने की थी केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी, तो 1831 ईस्वी में की थी। इसमें होता क्या क्या है केंद्रक में, तो इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या क्या होता है इसमें, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि 70 से 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, इसमें 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनेगा कि केंद्रक की खोज किसने की। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि केंद्रक पादप कोशिका में पाया जाता है या जंतु कोशिका में। तो याद रखें पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में ही केंद्रक मौजूद होता है। ठीक है ना, केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। फिर पूछा जाएगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं। तो कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। और केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है पूछा जाएगा, तो केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसी टाइप के आपके केंद्रक से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखें। तो हमने डिस्कस कर लिया कि केंद्रक क्या है और केंद्रक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है अंतःप्रद्रवी जालिका।
अंतःप्रदवी जालिका यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है और इसकी खोज की थी कैथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलेम ने। 3 नाम सामने आते हैं इसकी खोज में, तीनों नाम आप याद रखें, कैथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड, अर्नेस्ट फुलेम। और यह 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, इसका कार्य क्या होता है? यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है खुरदरा वाला, उसका कार्य क्या होता है? तो खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं। मैंने दिखाया था आपको डायग्राम में कि छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो हमने देखा कि अंतःप्रदवी जालिका, इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से? एक भाग होता है इसका चिकना और दूसरा होता है खुरदरा। तो जो चिकना भाग होता है उसका कार्य क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायता करना, और खुरदरा वाला जो भाग होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। तो अगर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता के लिए पूछा जाए तो खुरदरा भाग है, और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के लिए पूछा जाए तो कौन सा है? चिकना वाला भाग है। ठीक है, तो ये रही अंतःप्रदवी जालिका। अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से यही याद रखना है कि यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो जॉर्ज ई पैडले ने की थी इसकी खोज। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसका निर्माण किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होके पूछा जा रहा है वो ये पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं? तो वो है राइबोसोम। ठीक है, याद रखें कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अब राइबोसोम के भी 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो होता है 70S और दूसरा होता है 80S। तो 70S का राइबोसोम किस में पाया जाएगा? तो जो छोटे आकार के जीव जंतु होते हैं उनमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया ले सकते हैं, इनमें पाया जाएगा 70S का राइबोसोम। और 80S राइबोसोम किस में पाया जाएगा? तो जो जीव बड़े आकार के होते हैं, जो भी जीव जंतु बड़े आकार के होते हैं उनमें 80S राइबोसोम होता है। यानी कि जिन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी उनमें 80S का पाया जाएगा, और जिनमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी उनमें 70S का पाया जाएगा। तो 80S में उदाहरण ले सकते हैं विकसित पौधे, जो बड़े पौधे होते हैं, और जंतुओं में पाया जाता है 80S का राइबोसोम। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम समझें तो जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं उनमें 80S का राइबोसोम होता है, और जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि बैक्टीरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो इनमें पाया जाएगा 70S का राइबोसोम। ठीक है, ये बहुत ही ईजी भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं उनमें 80S का राइबोसोम पाया जाएगा, और जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं उनमें 70S का राइबोसोम पाया जाएगा, जैसे कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अगर किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई, और कीटों की रेखित पेशियों में इन्होंने ये खोज की थी। ठीक है, तो खोज किसने की? कोलिकर ने। इनका पूरा नाम है अल्बर्ट वॉन कोलिकर, और 1880 ईस्वी में करते हैं। ठीक 10 वर्ष पश्चात 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति के बारे में बताया। यानी कि जो कोलिकर ने खोज की थी, इन्होंने उपस्थिति के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। लेकिन 10 वर्ष पश्चात 1890 ईस्वी में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति के बारे में बताया और इसे नाम भी दिया। तो इसे तब नाम इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, तब इसका नाम दिया था इन्होंने बायोब्लास्ट। ठीक है, फिर 1898 ईस्वी में 8 वर्ष पश्चात सी ब्लेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। वहाँ आपका आंसर होगा
अल्बर्ट वॉन कोलकर ने कब की? 1880 ईस्वी में। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति किसने बताई थी, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति किसने बताई, तो आंसर होगा आपका अल्टमैन ने। कब? 1890 में। ये जो ईयर है, ईयर आप रिलेट करके चलिए कि खोज हो रही है 1880 ईस्वी में। ठीक 10 वर्ष पश्चात इसकी उपस्थिति के बारे में अल्टमैन ने बताया और उसको नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट। फिर 8 वर्ष पश्चात सी ब्लेंडा ने इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो हो जाएगा सी ब्लेंडा ने दिया था। कब? 1898 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का पहले नाम क्या था, तो बायोब्लास्ट नाम था, ये भी याद रखें। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और ये जो उभार होते हैं, उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। तो याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया में जो उभार जैसी संरचना होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उभार दिख रहे हैं आपको, ये जो उभार जैसी संरचना है इसे ही क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो यही पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये चीज़ याद रखें। और इसे पावर हाउस कहते क्यों हैं? क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य होता है और एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कार्य क्या है? कोशिका के भीतर श्वसन और एटीपी का निर्माण करना। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट है लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी, तो डी डुवे ने की थी। कभी कभी खोजकर्ता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसके कार्य से पूछ लिया जाता है। तो अगर खोजकर्ता से क्वेश्चन बनता है तो याद रखिए इसकी खोज की थी डी डुवे ने। और अगर कार्य से पूछा जाएगा तो कार्य क्या है इसका, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। तो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का अगर कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है तो उस अंगों को नष्ट कर देता है लाइसोसोम। उस अंगों को क्या करेगा? लाइसोसोम नष्ट कर देगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो जल अपघटक एंजाइम है वो छिड़क देगा उस पर, तो वो नष्ट हो जाएगा, जो पार्ट काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पूरी की पूरी कोशिका ही कार्य नहीं कर रही है तब क्या करेगा? तब तो ये उसको नष्ट नहीं कर पाएगा ना छिड़क के, तब ये पूरा का पूरा फट जाता है, जिससे कि पूरी पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। और इसीलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है गाल्जी कॉय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गाल्जी बॉडी। और इसकी खोज हुई थी 1898 ईस्वी में, कैमिलो गाल्जी ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गाल्जी बॉडी। और इसका कार्य क्या होता है, यह क्या कार्य करता है, तो यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा कि किस कोशिकांग को यातायात प्रबंधक कहते हैं, तो यातायात प्रबंधक कहा जाता है गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है तारक काय, सेंट्रोसोम कहते हैं इसे इंग्लिश में। और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें कि तारक काय सेंट्रोसोम यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। यह बेलन जैसी रचना है, यह केंद्रक के पास मौजूद रहता है, यह केंद्रक के पास होता है, ये भी याद रखें। ठीक है। और इसका आकार कैसा है? बेलन जैसी रचना है ये कोशिका विभाजन में कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना। कोशिका विभाजन में यह हेल्प करता है सेंट्रोसोम। इसके बाद नेक्स्ट है रसधानी वैक्यूल। यह निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। और कोशिका रस में क्या क्या होता है, तो इसमें जल, खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें 90% तक तो जल ही पाया जाता है।
रसधानी जंतुओं में छोटी होती है, छोटे आकार की, और पादप में बड़े आकार की होती है। तो ये चीज़ याद रखें, रसधानी छोटे आकार की जंतुओं में पाई जाएगी और बड़े आकार की पादप में पाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लवक। प्लांट सेल में ये उपस्थित होता है, जंतु सेल में ये उपस्थित नहीं होता है, और यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णित लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और वर्णित लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है लवक। अब इनके कार्य क्या हैं, एक एक देखते हैं। सबसे पहले है हरित लवक। इसका क्या कार्य है? यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। इसके अंदर हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है और इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें कि हरित लवक जो है यह भोजन का निर्माण करता है। पौधों में भोजन का निर्माण अगर पूछा जाए कौन करता है तो हरित लवक करता है, और यह पर्णहरित, ये हरे रंग का होता है पर्णहरित, और इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से करेगा? तो हरित लवक की सहायता से करेगा। और हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक पौधों के उन भाग की कोशिकाओं में पाया जाता है जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। अवर्णी लवक उन भाग में पाया जाएगा, पौधों की उन कोशिकाओं में पाया जाएगा जिन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। तो सूर्य का प्रकाश किस पे नहीं पड़ेगा पौधों में? तो भूमिगत जड़ और तना जो होंगे उनमें नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ पाया जाएगा? भूमिगत जड़ और तना में पाया जाता है अवर्णी लवक। और अवर्णी लवक जो है ये भंडारण का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? भंडारण का कार्य करना इसका कार्य है। फिर है तीसरा वर्णित लवक। वर्णी लवक पौधों के उन भाग की कोशिकाओं में उपस्थित होता है जिनमें रंग उत्पन्न करता है, जैसे फूल है, फल है, भित्ति है एवं छिलके, बीज के ऊपरी भाग। इनमें रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो वर्णी लवक करता है, और ये परागण में भी सहायता करता है। तो हमने देखा अवर्णी लवक रंगहीन लवक था, और कहाँ पाया जाता है? तो भूमिगत जड़ और तना में पाया गया था। और जो वर्णी लवक है ये रंगीन लवक है। इसका कार्य क्या है? रंग प्रदान करना। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टमाटर को रंग प्रदान करना, गाजर को रंग प्रदान करना और चुकंदर। इन तीनों का रंग किसकी वजह से होता है? तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन की वजह से लाल होता है, और गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से, और चुकंदर विटामिन की वजह से। ये तीनों आप याद रखें, इससे क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। ठीक है ना। तो ये तीनों आप ज़रूर याद रखें कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन की वजह से, और गाजर का कैरोटीन की वजह से, चुकंदर का विटामिन की वजह से। तो हमने जंतु और पादप कोशिका को महत्वपूर्ण अंग पढ़ लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे, ये डायग्राम देखेंगे। इसे कहते हैं सीलिया और इसे कहते हैं फ्लेजला। ठीक है, ये है सीलिया और ये है फ्लेजला। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। तो ये चीज़ याद रखें कि सीलिया और फ्लेजला जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। जो सीलिया है इसके ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और फ्लेजला पूंछ जैसी आकृति होती है। तो फ्लेजला की आकृति कैसी है? पूंछ के आकार की है, और सीलिया के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति पाई जाती है। तो एग्जाम में आपसे जो यहाँ से पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि सीलिया और फ्लेजला किस कोशिका में पाए जाते हैं। तो याद रखें जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। यहाँ से आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, कि सीलिया और फ्लेजला जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। अब हम आगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर देखते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें समानता क्या है, जो कॉमन चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, इसके बाद फिर अंतर देखते हैं। तो दोनों कोशिकाओं में कॉमन क्या है? तो दोनों कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, रसधानी और तारकाय, ये कॉमन चीज़ें हैं जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। अब कौन सी चीज़ें जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, अंतर क्या है? तो जंतु कोशिका का आकार, सबसे पहले तो आकार इसका कैसा होता है? गोलाकार होता है, और पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है।
जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति और लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई जो दोनों में पाई जाती हैं, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, रजधानी और तारकाय, ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और जो नहीं पाए जाते हैं, जिनमें अंतर है, वो ये है कि इसका आकार गोल है, इसका चौकोर आकार है। सिलिया फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका भित्ति और लवक ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पीछे भी हमने इस बारे में बात की थी कि कोशिका दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो कोशिका जो दो प्रकार की होती हैं, इनमें अंतर क्या है, आइए समझते हैं इसको। एक तरफ ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनमें क्या अंतर है, इनको समझते हैं। यह कोशिकाएं, पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक। यह कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं, इसमें केंद्रक भी अर्धविकसित पाया जाता है। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का पाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए राइबोसोम 70S प्रकार का किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है और इसमें जो श्वसन होता है, श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये हो गई प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यह कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्धविकसित थी और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने देखा कि केंद्रक अविकसित है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का। इसमें कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है और इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप पौधे और जीव। तो ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं वो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, देख पाते हैं, वो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसी के साथ आज का अपना कोशिका का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। कोशिका यानी सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। एसएससी CHSL 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी CGL 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट है, पादप कोशिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति होती है जो वह किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज की। पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रवी की सतह पर उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है।
अंतःप्रद्रवी की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरा होता है? तो राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से वह खुरदुरा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसे कहते हैं लवक। लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका, जिसे माइक्रोकांडिया कहा जाता है। माइक्रोकांडिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। तो इसका आप हिंदी में नाम भी याद रख लें। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में हिंदी में भी ऑप्शन दे दिया जाता है, तो आप हिंदी में भी याद रखें कि माइक्रोकांडिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।